Okay, well now this is some of the last groups of the antihypertensive drugs. इससे प्रीवियस हम कर चुके हैं ACE inhibitors, इसका दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. उनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो है एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करना, तो वो इनएक्टिव हालत में ही रहेगा. लेकिन अगर हम उसको 2 में कन्वर्ट होने दें और उसके बाद उसके एंजियोटेंसिन 2 को उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को, जिसको हम 81 रिसेप्टर्स कहते हैं, ऑन दी स्पेसिफिक साइट, वो स्पेसिफिक साइट का मकसद है कि ऑन दी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स जो आपके डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर हैं, जिस पर आके एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 2, ठीक उन रिसेप्टर्स पर अगर एक्ट करेंगे तो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बी एबल टू एक्टिवेट दोज रिसेप्टर्स. इसका मकसद है कि अब आप सेलेक्टिवली उन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहे हो, तो इसका एडवांटेज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी एस इनहिबिटर्स. एक फ़ायदा ये होगा कि इन्होंने, यानी ये जो ड्रग्स हैं जिसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम कहते हैं, तो ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगी, बिकॉज ऑफ ये एस इनहिबिटर्स का काम है. इसका मकसद है एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बी प्रोड्यूस एट ऑल और इट विल बी डिक्रीज्ड. लेकिन अगर ये ड्रग आप यूज़ नहीं करेंगे और एंजियोटेंसिन 2 को बनने देंगे और ये अगर उस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे आके काम करेगा, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स, जिस पे आपके एंजियोटेंसिन 2 आके एक्ट करता है, इन रिसेप्टर्स को यहाँ आके अगर ब्लॉक करोगे तो इसका एंजियोटेंसिन 2 का सिर्फ एक्शन ब्लॉक कर रहे हैं आप इन जगहों पर सिर्फ. लेकिन एंजियोटेंसिन 2 का एक और भी इफेक्ट था, और वो इफेक्ट था एक्चुअली ब्रेडिकाइनिन पर. रादर एस इनहिबिटर का इफेक्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इफेक्ट था किस पर? आपके ब्रेडिकाइनिन पर, बिकॉज इट वाज ब्रेकिंग डाउन द ब्रेडिकाइनिन. तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जब आप इस्तेमाल कर रहे थे तो ब्रेडिकाइनिन की सीक्रेशन, ब्रेडिकाइनिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो ड्राई कफ भी हो रही थी और उसकी वजह से एंजियोएडिमा भी हो रहा था. ये इस ब्लॉकर की वजह से नहीं होगा. बाकी साइड इफेक्ट्स तकरीबन एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर्स के ARBs जैसे ही होते हैं, लेकिन दो चीजें उससे कम होगी, बल्कि नहीं होगी, माइनस होंगी, एंड दैट विल बी एंजियोएडिमा, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है कुछ कंडीशंस में, और दूसरा ड्राई कफ. तो जहां ड्राई कफ होता है वहां पर पेशेंट को अगर, क्योंकि जाहिर है एंजियोटेंसिन, ये ARBs या एंजियोटेंसिन जो वर्क करने वाले एंजाइम्स या जो ड्रग्स होती है, उमूमन आपको पता है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, एंजाइना के पेशेंट में, डायबिटीज मेलाइटिस में ये उनमें इस्तेमाल होती हैं ड्रग, ये कॉमन है बहुत, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है उनमें. तो आप क्या करेंगे, आप उस पेशेंट को अगर वो ड्राई कफ के प्रॉब्लम से आता है या एंजियोएडिमा वगैरह का प्रॉब्लम उसमें है, तो आप ड्रग में शिफ्ट करेंगे, ग्रुप शिफ्ट करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर छोड़ के आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पे आ जाएंगे. बाकी उसके सारे एक्शंस तकरीबन आपको वही मिलेंगे, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स इसके मिनिमम हो जाएंगे यहाँ पर. अब देखें, इनको यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताया है कि मिला के हम ड्रग्स देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मार्केट में आती है ना, आप एक ड्रग ले लें जैसे एप्रूवेल, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है. बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे वाल्साटान, ये जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे इसका दिए अर्बेसाट्रान, ये एप्रूवेल के नाम से आती है. लेकिन अगर आप चाहें तो ये एक सिंगल ड्रग भी दे सकते हैं, प्राइमरीली आप ये ड्रग दे रहे हैं, या ये चाहें कि आपने प्राइमरीली एक सिंगल मोनोथेरेपी के साथ स्टार्ट की थी थायराइड डायूरेटिक, उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ये दूसरी ड्रग भी उसके साथ मिला के दे रहे हैं, तो 2 ड्रग्स उसको लेनी पड़ेगी, और 2 ड्रग्स की जगह पर इन्होंने एक ही टेबलेट निकाली है जिसमें वो दोनों ड्रग शामिल है. तो ये दोनों ड्रग्स आप देखिए यहाँ पर एर्बेसाट्रान के साथ, आप देखें एर्बेसाट्रान के साथ हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, तो 12.5 मिलीग्राम थायराइड डायूरेटिक और इसके साथ 150 मिलीग्राम. अगर 150 से वो ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 150 से ज़्यादा डोज बढ़ा के उसका 300 भी कर सकते हैं. तो 300, लेकिन थायराइड आप वही रखेंगे. तो ड्रग जब कॉम्बिनेशन में आएगी दैट विल बी एक्चुअली कोएप्रूवेल, ये एक ब्रांड नेम है इसका, लेकिन कोएप्रूवेल 150/12.5 थायराइड डायूरेटिक का डोज सेम होगा. और कभी कभी इवन अगर आप 2 ड्रग से भी ठीक नहीं होता है तो अब जाके वो तीसरी ड्रग भी ऐड करनी पड़ती है. कभी वो तीसरी ड्रग आप कोई भी ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ ये 2 ड्रग ऐड कर रहे हैं, उसके साथ हो सकता है आपको एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी डालना पड़े, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ. जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके साथ आप फॉर एग्जाम्पल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी इसके साथ डाल देंगे, जैसे ये है एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आगे आते हैं बताता हूँ उसमें. तो इसको हम देखेंगे. तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप 2 ड्रग्स दे रहे हो सिर्फ,
यानी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं अगर आप फॉर एग्जांपल, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि थायराइड डाययूरेटिक, सिंगल ड्रग, या सिंगल ड्रग बीटा ब्लॉकर, या सिंगल ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या सिंगल ड्रग एस इनहिबिटर, या सिंगल ड्रग ARB। लेकिन अगर आप 2 ड्रग्स देना चाहते हैं तो एक थायराइड डाययूरेटिक और इनमें से कोई एक, या अगर आप तीसरी ड्रग भी देना चाहते हैं तो एक थायराइड डाययूरेटिक, इन सब में 2 और का मकसद है कि हो सकता है कि एस इनहिबिटर और इसके साथ एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये जो खास तौर पे ये है ना, जैसे कोई एक्स्टॉर है, इसके अंदर 2 थायराइड नहीं है, इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, एक ये ARB और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी एमिलोडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और दूसरी आप यहाँ पे वालसार्टान इज ARB। ये तो, लेकिन अगर आपने थायराइड डाययूरेटिक भी साथ में शुरू की हुई है तो तीसरी ड्रग, और तीसरी ड्रग के साथ फिर अब एक्स्ट्रा नहीं, अब को एक्स्ट्रा, इसके साथ तीसरा ड्रग भी ऐड हो गया, यानी को मींस जहां को नजर आए, को एडमिनिस्टर्ड, दैट विल बी ऑलमोस्ट थायराइड डाययूरेटिक। जैसे यहां है को अप्रूवल, रेनिटेक, कोरेनिटेक, तो इस तरीके से यहां पर। तो दिस इज, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये आपको पता है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन ये क्या, ARBs आर ये अल्टरनेटिव है फॉर दी एस इनहिबिटर्स, और इनका काम क्या है, ये एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स को कॉम्पिटिटिवली वहां जाके ब्लॉक करेंगी, और वो जो रिसेप्टर और एंजियोटेंसिन का जो इंटरेक्शन होना था, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट होना था, वो नहीं हो पाएंगे। वो अगर नहीं हो पाएंगे तो आगे से एंजियोटेंसिन आपका 2 जो है वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट, तो फिर आपके जिस जिस जगह पे भी ये रिसेप्टर्स मौजूद होंगे उस जगह पर एक्शन होगा। कैसे एक्शन होगा, एक ये एक्शन होगा कि इनके एक्शन तकरीबन ये वेन्स पर और आर्टीरियल्स दोनों पे एक्शन करेंगे, उन जगहों पर मौजूद है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन जगहों पर जाके एक्ट करेंगे तो आर्टीरियोलर और वीनस डायलिटेशन करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। क्या सिर्फ यही होगा, या एंजियोटेंसिन 2 आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स पर भी एक्ट कर रहा था और वहां से वो प्रोड्यूस कर रहा था एल्डोस्टेरोन, समझ गए? तो जहां से एल्डोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2, तो उन रिसेप्टर्स पर, उनके बेजल में, जो बेजल साइड पर, जो ल्यूमिनल साइड पर जो रिसेप्टर्स है उन पे आके एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से सेल्स बना रहे थे क्या, जहां पर एल्डोस्टेरोन वर्क, तो ये वहां जाके इवन उस जगह पर भी एल्डोस्टेरोन का वर्क भी बंद कर देंगे। इसका मकसद ये हो जाएगा कि अगर एल्डोस्टेरोन का वर्क बंद हो गया तो इसका मकसद है कि साल्ट और वाटर रिटेंशन भी जो है वो भी, क्योंकि ये रिसेप्टर्स पर आके एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, तो जहां पर उन्होंने देखेंगे साल्ट और वाटर की रिटेंशन भी जो वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मकसद है कि साल्ट और वाटर की रिटेंशन कम हो जाने की वजह से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक तरह से डाययूरेटिक इफेक्ट भी मिलेगा आपको। अब जिसकी इंडिकेशन क्या है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, खास तौर पे ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं, ऐसे पेशेंट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट में उमूमन, एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट में उमूमन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कम देते हैं, क्योंकि उससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाता है और हार्ट फेलियर में पहले ही कम है। ऐसे पेशेंट के अंदर उमूमन हम बीटा ब्लॉकर्स भी, खासतौर पर एंजाइना का पेशेंट है, बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करते हैं, और इवन डायबिटिक्स में भी बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे डिस्लिपिडीमिया भी होती है और इससे कोरोनरी एंजियोस्पाज्म भी हो सकता है। और यहाँ से हम उमूमन डायबिटीज़ में भी ये, और किडनी फेलियर के अंदर भी ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, प्राइमरी ड्रग है ये या एस इनहिबिटर। तो इसका इंडिकेशंस आप उमूमन यहाँ पे देख सकते हो। इसके एडवर्स इफेक्ट्स तकरीबन सेम हैं जो एस इनहिबिटर के होते हैं, सवाए इसके कि ये कफ और एंजियोएडिमा वेरी लेस कराएगा, न होने के बराबर। तो इमूमन ड्राई कफ के पेशेंट को हम जब स्विच ओवर करते हैं फ्रॉम एस इनहिबिटर टू ARBs, तो उसकी मेन वजह जो होती है वो दरअसल कफ होता है, या फिर इवन डोज डिपेंडेंट अगर एंजियोएडिमा है, आइडियोसिंक्रेटिक है, तो यहाँ पर हम, और इसके साथ साथ कभी भी 2 ड्रग्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी आपने देखा होगा कि 2 ड्रग्स से 3 भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, 2 ड्रग इस्तेमाल किए हैं तो एक कोशिश करके, एक थायराइड डायबिटिक और एक कोई और, लेकिन अगर तीसरी ड्रग आपको डालनी पड़े तो एक और ग्रुप हम डाल देते हैं। लेकिन कभी भी 3 ड्रग जब इस्तेमाल करें तो एक अगर थायराइड दे रहे हैं तो अगली जो 2 ड्रग्स आप ऐड करेंगे उन 2 ड्रग्स में ARB और एस इनहिबिटर दोनों साथ नहीं होने चाहिए। वजह यह है कि उनके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं और उनका काइनेटिक्स सेम है। अब इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ये नहीं कि 3 ड्रग देनी है तो 2 ये दे दें। तो ARB एंड एस इनहिबिटर दे शुड नॉट बी कंबाइंड टुगेदर, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स। तो दोनों के साइड इफेक्ट्स मल्टीप्लाई, उन दोनों के साइड इफेक्ट में समेशन हो जाएगी, इट विल कॉज द बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो ऐसा आप नहीं करेंगे यहाँ पर। और दूसरा, ऐसे ही जैसे एस इनहिबिटर्स टेरेटोजेनिक थे और प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं किए गए, तो ये भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं। इसके अंदर साइड इफेक्ट्स में सिर्फ आपको 2 एडवांटेजेस हैं, एक कफ का और दूसरा एंजियोएडिमा का। अब देखें, यहां से मैंने आपको बताया कि ये
या तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हैं एस इनहिबिटर्स बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या दूसरा जो है एंजियोटेंसिन 2 को बनने दें लेकिन उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें कॉम्पिटेटिवली। और ये सारा खेल हुआ कहाँ था, जहां एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था, एंजियोटेंसिनोजिन क्रिएट हो रहा था और उसको क्रिएट कर रहा था रेनिन। यानी आप टर्मिनली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया, आपने एक टर्मिनल इफेक्ट दिखाया। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनिशियल इफेक्ट दिखाएं, रेनिन को ही प्रोड्यूस न होने दें। इसका मकसद ये है कि ऐसी ड्रग्स भी हैं जो इवन लेस कॉमनली यूज्ड है, हमने बड़ी कम देखी है कि मार्केट में इस किस्म की ड्रग्स यहाँ अवेलेबल हों या इवन फिजिशियंस उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन बहरहाल ये ड्रग है वो रेनिन को प्रोड्यूस करने से बढ़ाएगी। इसको रेनिन इनहिबिटर कहते हैं, ये डायरेक्टली इनहिबिट करेगी रेनिन फ्रॉम द किडनीज। अब ये इसमें से एग्जांपल ये एक है जिसको हम कहते हैं एलिस्कायरिन। एलिस्कायरिन एक ही ड्रग है इस ग्रुप के अंदर। अब एलिस्कायरिन क्या करेगी, ये लोअर करेगी ब्लड प्रेशर इफेक्टिवली, ऐसे ही इफेक्टिवली जैसे एस इनहिबिटर कर रहे हैं, जैसे ARBs कर रहे हैं, या जैसे इवन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या ऐसे जैसे थायराइड डायूरेटिक्स कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखें इनको कभी भी एस इनहिबिटर और ARB के साथ मिला के न दें। एस इनहिबिटर ARB खुद भी मिला के नहीं देते और ना ही इसके साथ मिला के, ना ही इसके साथ मिला के दे देंगे, तीन दोनों के साथ। ये तो दोनों कभी भी नहीं मिलाएंगे, इसके साथ रेनिन इनहिबिटर भी नहीं मिलाएंगे। और एलिस्कायरिन जो है ये इवन हायर डोजेज में डायरिया वगैरह काज कर सकता है यहाँ पर, और ये भी इवन कैन काज इवन कफ एंड एंजियोएडिमा, लेकिन इसके चांसेस बहरहाल कम हैं उसमें। तो ये उमूमन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उमूमन आप यहाँ पे देखें कि जैसे वो प्रेगनेंसी के दौरान कंट्राइंडिकेटेड है, तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान कंट्राइंडिकेटेड है। यानी इसका इफेक्ट है एलिस्कायरिन, वालसार्टान, और इसके साथ साथ उमूमन आपने वो जो देखा एस इनहिबिटर, ये तीनों जो हैं ये आपको जहन में होना चाहिए, इनके एग्जांपल्स आते हैं उमूमन। तो उसके मोड ऑफ एक्शन का क्या सिलसिला है और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ किस तरीके से ये तो कंट्राइंडिकेटेड ये भी प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि इसके इस प्रेगनेंसी के अंदर भी तकरीबन जैसे वो टेरेटोजेनिक है, इसमें भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट होगा। उसके बाद जो अगला ग्रुप है आपका वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये भी आपको काफ़ी नज़र आएगा आगे चल के, आपको बताते हैं। इसके बेसिकली 3 ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, स्मूथ मसल्स भी और इसके साथ साथ है कार्डियक मसल भी। स्मूथ और कार्डियक मसल्स के अंदर उमूमन आपको पता है कि जिस वक्त एक्साइटेशन होती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है और वो इंटरडिजिटेट करवाता है और इससे कंट्रैक्शन होती है। और कंट्रैक्शन स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स में भी, आर्टीरियल्स में भी, तो वेंस में भी, और इसके साथ साथ स्मूथ मसल्स जो है वो कार्डियक मसल जो है वो उसके अंदर भी उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, वीनस कैपेसिटेंस कम हो सकता है, वीनस रिटर्न बढ़ सकता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ सकता है मतलब नॉर्मलाइज रहता है। लेकिन आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अब आप इस रास्ते से उसका ब्लड प्रेशर आप नॉर्मलाइज करना चाहते हो, तो ये भी एक रास्ता है। इसमें तो इवन ब्लड वेसल्स को अगर रिलैक्स करना हो, खास तौर पे आपने देखा होगा कि एंजाइना में चल के हम देखेंगे, एंजाइना के बेसिकली 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे वेजोस्पाज्म में, जैसे उसको प्रिंजमेटल्स एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। वेरिएंट एंजाइना में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके अंदर तो इवन आप दूसरी ड्रग्स भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा सीधा ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। वेरिएंट एंजाइना के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दे विल रिलैक्स डिफ्यूज को कंट्रैक्शन जो होती है, स्पाज्म नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। तो ये ड्रग्स यहाँ पर उन्होंने देखेंगे कि ये रिकमेंड होती हैं इवन खास तौर पे एंजाइना के पेशेंट के अंदर, खास तौर पे वेरिएंट एंजाइना में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, और दूसरे डायबिटिक्स में, इन पेशेंट्स के अंदर आप ये ड्रग्स उन्होंने इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे हाई डोज में, यहाँ पर देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल हाई डोज में शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अवॉइड करें ड्यू टू द रिस्क ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। वजह देखो, अगर हाई डोज में अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल करेंगे तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इतना लो कर देगा कि ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, और उधर से स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को भी उन रिलैक्स कर देगा, वेजोडायलेटेशन की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होगा, और फॉल होने की वजह से रिफ्लेक्स कार्डियक स्टिमुलेशन होगी, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर इतना फॉल करेगा, कार्डियक आउटपुट डाउन होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आपके बेरोरिसेप्टर पर जब जाहिर है उस जगह पर प्रेशर कम पड़ेगा तो एकदम से वो सिग्नल्स आपके जाएंगे और आपका वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होकर हार्ट का रेट बढ़ा देगा, और हार्ट का अगर रेट बढ़ा दिया इसने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन कर दी, तो इसका मकसद ये हो गया कि इससे एक्सेसिव जो वेजोडायलेटेशन हुई थी इस वजह से उससे मार्क्ड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा, और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया और कार्डियक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और इससे इवन
एंजाइना का अटैक आ सकता है, इवन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है। तो हमेशा जहाँ रिस्क हो एंजाइना की उस जगह पर ख़ास तौर पे हाई डोजेस शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कार्डियक स्टिमुलेशन, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट एंड लीडिंग हियर टू द इंक्रीज हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये उमूमन इसमें ज़हन में होना चाहिए। इसके बेसिकली 3 क्लासेस हैं, ये आती हैं उमूमन। तीनों क्लासेस की ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वेरी कॉमनली यूज्ड हैं बहुत। ब्लड प्रेशर के अंदर आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी तकरीबन एस इनहिबिटर और ARBs जितने ही कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, क्योंकि ARBs ज़्यादा कॉस्टली हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतनी। तो ये ड्रग्स जो है उमूमन खास तौर पे इस्तेमाल बहुत होती हैं। अब इसमें एक है जिसको हम कहते हैं डायफिनाइल अल्कलामाइंस, एक ग्रुप ये है, और इस ग्रुप के अंदर एक ही ड्रग है, वो है वेरापेमिल। केलान बहुत मशहूर ड्रग है, आपको पता है, ये इसी ग्रुप की वाहिद ड्रग है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे केलान जो है, केलान 40 मिलीग्राम, 80, 160, 240 SR जिसको स्लो रिलीज कहते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द ड्रग्स। अब जो वेरापेमिल जो है इस क्लास में आप जहाँ पे देख रहे हैं, इसका इफेक्ट कैल्शियम चैनल्स पर है, उसको ब्लॉक करती है। और ब्लॉक करेगी तो ये दोनों जगहों पे काम करेगी, कार्डियक पर भी और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी। वो कोरोनरी भी हो सकती है, इवन पेरिफेरल भी। तो आपके पास ये ड्रग जब होगी तो इट इज एक्चुअली द ड्रग दैट इज यूज्ड इन स्पेशली एंजाइना में। एंजाइना में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट एंजाइना के साथ, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, चाहे एक्टोपिक बीट्स वगैरह, एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो आपके नेगेटिव आयोनोट्रोपिक यानी नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट भी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये इवन मिग्रेन को भी, क्योंकि मिग्रेन में भी इवन इनिशियली देयर इज अ वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये इफेक्ट है वहां पर ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जो भी रीजन है, मिग्रेन का कोई ऐसा रीजन है नहीं, लेकिन वो ट्रिगर हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस कैन बी यूज, क्योंकि इट इज एक्चुअली डूइंग हियर अ जनरलाइज्ड वेसोडायलेटरी इफेक्ट। तो जहां वेसोडायलेटेशन हो सकती है इसकी। और इसके अलावा इवन क्लस्टर हेडेक्स में भी ये इस्तेमाल होता है। क्लस्टर हेडेक्स में आपको बताएंगे आगे चल के, जैसे क्लस्टर, जैसे टेंशन हेडेक, ये क्लस्टर हेडेक्स होते हैं। क्लस्टर हेडेक्स में का मकसद है कि इसका कोई ट्रिगर इफेक्ट है, मतलब कोई ऐसा ट्रिगर इफेक्ट ऐसा है कि आपको एक खास जगहों पर एक सीवियर पेन होगा, दैट कैन रन फॉर डेज इवन फॉर मंथ्स। ये खास दिनों में होता है, खास दिनों में स्प्रिंग के दौरान या फाल के दौरान, ऑटम में या इसमें। इतना कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये एलर्जी की वजह से है, तो खास मौसम में जो हो रहा है। तो कभी कभी उसको ऐसे मिसकंसेप्शन भी है कि बिकॉज ऑफ द एलर्जी शायद, लेकिन इसमें एलर्जी का कोई रोल नहीं है। कोई बायोलॉजिकल क्लॉक इन द हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट है जो उस टाइम पे होता है, खास एक सीजन के अंदर, जिसकी वजह से इमीडिएटली यू विल एक्चुअली फील सीवियर पेन इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ योर, बहुत ही सीवियर पेन। उसको इवन प्रिवेंट करने के लिए भी क्लस्टर हेडेक्स में भी ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ये वाला ग्रुप इस्तेमाल होता है। वेरापेमिल इज एक्चुअली कैन बी यूज्ड आल्सो। दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं बेंजोथाइजिपिन, डिल्टिएजियम जिसको हम कहते हैं, और डिल्टिएजियम मार्केट में आती है, वैसे डिल्जेम के नाम से आती है, फाइजर वाले डिल्जेम के नाम से मार्केट करते हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर कार्डिक जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको ये हर्बेसर इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा देखी हमने यहाँ। तो जिसका दी हर्बेसर, ये एक हर्बेसर है, जैसे 60 मिलीग्राम की भी है और उसके साथ इवन 30 मिलीग्राम, ये हर्बेसर है। ये इवन थायराइड डाययूरेटिक के साथ भी कोई हर्बेसर के नाम से आती होगी यकीनन, मैंने देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ सिंगल ड्रग है। अगर आप एक ड्रग यूज़ करना चाहते हैं, अगर 2 तो थायराइड इसके साथ मिला के, अगर 3 तो फिर ये एक और ड्रग आप मिला के यूज़ कर सकते हैं। यानी इसके साथ जैसे जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ वालसाटान मिला के दे दें, एक थायराइड डाययूरेटिक, अगर 3 ड्रग देनी है तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, वो एक ड्रग से मेंटेन हो रहा है, लाइफस्टाइल से मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर वो इतना ज़्यादा नहीं है तो ऐड कर दें थायराइड डाययूरेटिक, ऐड करें एक और, वो देखें पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट के साथ और कोई कोमॉर्बिडिटी, कोई और कोई कोएग्जिस्टेंट कंडीशन तो नहीं है, उस हिसाब से फिर दूसरी ड्रग ऐड करें, और ज़रूरत पड़े तो तीसरी ड्रग। और आजकल तीसरी ड्रग, 3 ड्रग एक ही टेबलेट में भी आ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रार आपने देखा होगा, एक्स्ट्रार, उसमें 3, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ARB और उसके साथ साथ एक थायराइड डाययूरेटिक भी, एक टेबलेट के साथ 1 डे OD डोज है उसका, ईजी किया उसको। अब इसके साथ आप देखें, ये जो मैंने बताया बेंजोथाइजिपिन, इसका ये मेंबर है, इसका ये क्लास में है डिल्टिएजिम, जिसको अभी आप मैंने बताया इसको, जिसका दी हर्बेसर, या डिल्जेम फाइजर वाले।
और इसके साथ ये डिल्टियाजिम, ये वेरापेमिल और इसका दोनों में फ़र्क क्या है? वो पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप जो है, इसमें जो इफेक्ट बोथ कार्डियक एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल, लेकिन इट हैज अ लेस नेगेटिव एनोट्रोपिक, यानी हार्ट के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो एज कंपेयर टू द कैलान कम है। इससे क्या जाहिर हुआ? इससे ये जाहिर हुआ कि डिल्टियाजिम का जो साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल है वो एक्चुअली मोर फेवरेबल है उससे, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट कर रही है और इक्वली हार्ट पे भी एक्ट कर रही है, और इसका हार्ट के ऊपर इतना डोमिनेंट इफेक्ट नहीं है जितना उसका है। तो समझ लें कि इसको यहां पर हमने लेस नेगेटिव एनोट्रोपिक, इसका मकसद है कि इसको हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में यूज कर सकते हैं, उसको हार्ट फेलियर के पेशेंट में एक्चुअली एक्यूट में तो यूज नहीं कर सकते इतना ज्यादा, क्योंकि उसने फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम करना है, उसको वो कम कर देगी। तो ये ड्रग इस हिसाब से यहां पर दूसरा आप देखें, यहां से दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं डायहाइड्रोपैरिडीन्स, ये तीसरा ग्रुप है इसका। ये ड्रग भी खासी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। मतलब ये ड्रग जो है ये यूजुअली जैसे निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन बहुत कॉमन, नॉर्वेस्क। तो ये नॉर्वेस्क जो ड्रग है दिस इज एक्चुअली कहा ये एम्लोडिपिन है। तो ये एम्लोडिपिन नॉर्वेस्क ये सेपरेट आती है 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, ये एक सिंगल ड्रग, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इस ग्रुप में, डायहाइड्रोपैरिडीन को। अगर आप एक देना चाहें एक दे दें, या दूसरी ड्रग है जो निफिडिपिन के नाम से आती है, एडेलेट, ये भी बहुत कॉमन है, ये निफिडिपिन है। तो एम्लोडिपिन यूज कर सकते हो, निफिडिपिन यूज कर सकते हो, ये ड्रग्स यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये तीसरा वाला जो ग्रुप है हमारा, इनकी सबके काइनेटिक्स डिफरेंट है, मैंने बताया ना पहले, वो आपने देखा स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एज वेल एज हार्ट, दूसरा जो है हार्ट पे कम, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे ज्यादा। और ये जो तीसरा ग्रुप आप यहां पे ये जो क्लास है खास तौर पे चैनल ब्लॉकर्स में, इसमें ये मैंने बताया कि ये 2-3 ड्रग्स, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन है या फेलोडिपिन वगैरह, इनकी ग्रेटर एफिनिटी है फिर वेसल्स पे ज्यादा, ये ज्यादा देन फॉर हार्ट, जैसे वहां थी, लेकिन इसका जो है वेसल्स पे मोर ज्यादा इफेक्ट है इसका, उनका दोनों पे, लेकिन नेगेटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट कम। लेकिन ये भी इवन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हार्ट से ज्यादा वेसल्स पर ग्रेटर एफिनिटी है इसकी। इसका मकसद ये है कि पर्टिकुलरली ये हाइपरटेंशन में आप ट्रीट कर सकते हो, अगर वो हार्ट फेलियर का पेशेंट है तब भी। स्ट्रोक वगैरह में यहाँ पर जो हाइपरटेंशन के पेशेंट आते हैं स्ट्रोक में, उनमें खासतौर एम्लोडिपिन साथ दे देते हैं। और इसका उमूमन यहाँ पे देखिए कि इनका उमूमन यानी आप अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह है या इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में डिजॉक्सिन वगैरह देते हैं, या हार्ट फेलियर में बताएंगे आपको। और साथ में क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम होता है तो एंटीकोगुलेंट्स भी साथ दे देते हैं, वारफेरिन, क्योंकि इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरेक्शन इतना नहीं है इन ड्रग्स के साथ, इसलिए खास तौर पे हार्ट फेलियर के पेशेंट में ये ड्रग उमूमन दी जाती है, निफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन। उमूमन हमने स्ट्रोक में और इन सारी चीज़ों में आप खास तौर पे एम्लोडिपिन, नॉर्वेस्क, ये बड़ी कॉमन ड्रग है यहाँ। वजह इसकी क्योंकि इसका प्रोफाइल अच्छा है, इंटरेक्शन कार्डियोवैस्कुलर जो दूसरी ड्रग्स जो आप साथ दे रहे हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन जो है उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इंटरेक्शन नहीं करती इतनी ज़्यादा। अब ये करती क्या होंगी? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्यूलर, इनवर्ड मूवमेंट रोक रही हैं तो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम की लेवल कम हो जाएगी, उसकी वजह से रिलैक्सेशन, और जब रिलैक्सेशन हो जाएगी तो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स कर देगी और आपके आर्टीरियल्स वगैरह को डायलेट कर देगी। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स उमूमन वेन्स पे असर नहीं करते, या आर्टीरियल्स पे असर करते हैं, और आर्टीरियल पर असर करने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है, तो टीपीआर आपकी जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। वेन्यूल्स पर उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता, वेन्यूल्स पे इफेक्ट न होने की वजह से उसका वीनस रिटर्न इंक्रीज नहीं होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा, नॉर्मोटेंसिव होगा पेशेंट आप इसकी वजह से। ये आर्टीरियल और वेस्कुलेचर पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इवन कोरोनरी पर भी, मैंने बताया वेरिएंट एंजाइना में ये इस्तेमाल होता है, और ड्रग ऑफ चॉइस है, उसमें तो आप बीटा ब्लॉकर और दूसरी ड्रग यूज़ ही नहीं करते हैं, और इवन नाइट्रेट्स वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं, उसमें सीधा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। थेरापेटिक में बताया यहाँ पर के ये या तो आप इनिशियल थेरापी के तौर पे नॉर्वेस्क वगैरह आप शुरू से आप ये इस्तेमाल करें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एडेलेट वगैरह, या फिर एड ऑन करें। आपने पहले एआरबी यूज किया हुआ है थाइजाइड के साथ, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है तो ऐड कर दें एक और ड्रग, तो एड ऑन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुरू से ये बहुत सारा आपने देखोगे एक ही ड्रग पे नॉर्वेस्क पे चलते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर एआरबी साथ साथ में मिला दें, एक्सटोर उसके साथ हो गया कि एम्लोडिपिन भी
और उसके साथ साथ वासाटान भी दोनों मिलाएं एक्स्ट्रॉर के नाम से। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े कि एक थायराइड डायूरेटिक भी साथ में मिला दिया जाए तो तीसरी ड्रग हो जाएगी फिर कोएक्स्ट्रॉर। अंडरस्टैंड? ये जो ड्रग है खास तौर पे हाइपरटेंसिव पेशेंट में, खास तौर पे वो जो अस्थमा के पेशेंट है, बीटा ब्लॉकर जहां तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो बड़े आराम से आप इसको इस्तेमाल करो। और बीटा ब्लॉकर में ये स्मूथ मसल्स को और भी थोड़ा सा रिलैक्स करके और थोड़ा सा उसका इवन ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट भी हो जाएगा। साथ में आप डायबिटीज मेलाइटिस में भी, क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर का कोई वो डिसलिपिडेमिक को कोई एक्शन यहाँ होगा ही नहीं। एंजाइना के पेशेंट में भी इस्तेमाल करोगे क्योंकि बीटा ब्लॉकर थोड़े से डेंजरस हैं वहाँ पर। और यहाँ पर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज भी जिनमें पेशेंट्स में होगी क्योंकि पेरिफेरली आर्टेरियल्स को डायलेट भी कर रहा है, तो वहाँ पर इनको भी आप इस्तेमाल दो। एंजाइना वगैरह में बड़े सेफ हैं इनमें, खास तौर पे इनमें प्राइमरी ड्रग के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इवन जो डिल्टियाज़िम और वेरापेमिल है, हार्ट के ऊपर उनका इफेक्ट है, उसके क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, तो वहाँ पर उन्होंने एट्रियल फिब्रिलेशन अगर वहाँ है इसके चांसेस हैं, तो वहाँ पर इवन डिल्टियाज़िम और वेरापेमिल जो है दे आर आल्सो इफेक्टिव हार्ट के ऊपर। यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट्स इनके हैं क्योंकि नेगेटिव आयोनोट्रोपिक तो इतना नहीं है, लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है जिसकी वजह से ये हार्ट ब्लॉक कर सकता है। माने आपका इवन नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है, यानी कंडक्शन वेलोसिटी को कम करते हैं, कम करने की वजह से फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका मकसद है जिनमें हार्ट ब्लॉक पहले से ही है उनमें इनको अवॉइड किया जाएगा। तो कॉमन उमूमन ये कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट ही सही, लेकिन साइड इफेक्ट है। यानी पहले से ही पेशेंट अगर हार्ट ब्लॉक का है तो सच ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड। और वेरापेमिल एंड डिल्टियाज़िम मैंने बताया, एक तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में नहीं इस्तेमाल करेंगे। वजह यह है कि दे हैव द नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, और नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से उसका कार्डियक आउटपुट और फॉल कराएंगे, नंबर 1। और उसके अलावा जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर जो एवी ब्लॉक है उस पेशेंट में भी अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी। वो पहले ही कम है और इस पेशेंट में पहले ही कम है और कम हो जाएगी। तो हार्ट ब्लॉक के पेशेंट में यहाँ पर उमूमन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। खासतौर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर उमूमन ये कहा जाता है कि उमूमन इसमें एडिमा के चांसेस होते हैं थोड़े से। तो पेरिफेरल एडिमा इज अनदर कॉमनली यूज्ड साइड इफेक्ट। जैसे ना आपको बताया था कि इस इनहिबिटर में कफ वगैरह होती है, तो इसके अंदर इवन ये प्रॉब्लम है। जैसे बीटा ब्लॉकर्स के अंदर इवन मेल में खास तौर पे सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह और डिक्रीज लिबिडो, और साथ में डिस्लिपिडीमिया वगैरह, और इवन एंजियोस्पाज्म, बीटा 2 डायलेटेशन जो है उसको कम कर सकते हैं। तो दिस कैन एक्चुअली हैपन इन दिस आल्सो। द पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो थोड़ी सी डिजीनेस वगैरह और हेडेक हो सकता है, फटीग वगैरह, लेकिन इतने साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन पेरिफेरल एडिमा एक नोटेड साइड इफेक्ट है इसका, बाकियों में तो नहीं। एमिलोडिपिन वगैरह में भी नहीं, या फेलोडिपिन वगैरह में नहीं। निफिडिपिन में एक मेन जो चीज़ है हो सकती है जो, वो है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। और ऐसी चीज़ आपको शायद आपको बताई थी एपिलेप्सी में, फेनिटोइन में भी होती है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, उसके लिए ज़्यादा मशहूर है। वो इतनी होती है कि जिंजीवा इतना हो जाते हैं कि टीथ के क्राउन्स को छुपा देते हैं, इतनी जिंजीवल हाइपरप्लेजिया होती है। इसमें भी जिंजीवल हाइपरप्लेजिया के चांसेस हैं। किसमें? निफिडिपिन में। इस ग्रुप के अंदर है वो जो आपको लास्ट ग्रुप बताया डायहाइड्रोपैराडिन, उसके अंदर निफिडिपिन में, एमिलोडिपिन और फेलोडिपिन में नहीं, जस्ट इन दिस। दूसरा जो ग्रुप है जो कम ही इस्तेमाल होता है वो आपने एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में भी सुना था, वहां भी आपने पढ़ा था, जिसका दी अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ये अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में जैसे प्राजोसिन, मिनीप्रेस वगैरह नाम से आती है, डॉक्साजोसिन या टेराजोसिन वगैरह, ये ड्रग्स हैं। ये अल्फा 1 ब्लॉकर है, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देती हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स को। और अल्फा 1 रिसेप्टर आपको पता है स्मूथ मसल्स ऑफ दी आर्टीरियोल्स और वेन्स पर, उन जगहों पर आपको ये मिलते हैं वहाँ पर। तो उनको जाके जब ब्लॉक करेंगे तो वो जो आपका कैटेकोलामाइन एक्शन होगा अल्फा 1 पे वेजोकंस्ट्रिक्टिव, वो जाहिर है वेजोडायलेटरी हो जाएगा इफेक्ट, क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हैं उसको। या आप जब ब्लॉक करेंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। और सिर्फ रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टेरियोल ही नहीं, वेन्स भी, तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा, विनस रिटर्न कम होगा। लेकिन नुकसान इससे यह है कि इससे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के चांसेस हैं। न सिर्फ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के चांसेस हैं, बल्कि आप जब खड़े होंगे ऐसे तो पोस्टरल हाइपोटेंशन भी, ये बहुत मैसिव इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इनकी वजह से ये उमूमन प्राइमरी ड्रग के तौर पे ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल नहीं होती, किसी ज़माने में होती थी, मिनी प्रेस वगैरह लोग करते थे इस्तेमाल, लेकिन ये ड्रग अब इतनी इस्तेमाल नहीं होती हैं। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के चांसेस हैं, तो ये आप ड्रग खास तौर पे, ये सिर्फ यही नहीं, पोस्टरल हाइपोटेंशन के भी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये खास तौर पे ये शुरू के टाइम में, इसलिए कोशिश करके अगर आप पोस्टरल हाइपोटेंशन से बचना चाहते हो तो उन्होंने ये रात के टाइम पे ले ले जब आप सोए हुए हैं, अगर लेना ही है तो। लेकिन
प्राइमरी ड्रग के तौर पे ये बहुत ही कम ली जाती हैं। वीकर आउटकम, एक तो इनका कोई जो साइड इफेक्ट का प्रोफाइल डेटा है वो भी वीकर है, इसका ज़्यादा पता ही नहीं है, इसलिए दे आर नो लॉन्गर यूज एज इनिशियल ट्रीटमेंट। कभी भी आप इसे यूज नहीं करेगा कभी भी यहाँ पर वुमेन। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 ड्रग्स इस्तेमाल किए बगैर, वो 3 ड्रग आप इस्तेमाल करें, उसके बावजूद केस रिफ्रैक्टरी है, वो नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो उसमें से एक हटा के या इवन वो चलाते हुए एक ड्रग फॉर टाइम बीइंग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिफ्रैक्टरी केसेस में, वहां पर जहां ऑल अदर ड्रग्स दे आर एक्चुअली फेलिंग और आपका वो गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए इसको इस्तेमाल करें। आप दूसरा हो सकता है कि कुछ और ड्रग्स, जैसे अब यह एक और ग्रुप है, ये सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक बहुत इस्तेमाल होती रही हैं प्रीवियस से, बहुत काफ़ी, खासकर मिथाइल डोपा तो हमने काफ़ी सालों तक भी देखी है, लोग सस्ती ड्रग है यूज़ होती, लेकिन इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक है जिसको हम कहते हैं क्लोनिडीन, ये अल्फा 2 स्टिमुलेंट है बेसिकली, ये है एक्चुअली क्लोनिडीन एक्स अल्फा 2 ये है एगोनिस्ट, लेकिन अल्फा 2 एगोनिस्ट है। आपने देखे थे ना बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, एगोनिस्ट, लेकिन वो करती हैं इंक्रीज ब्रोंकोडाइलेटेशन, इंक्रीज ब्रोंकोडाइलेटेशन, इंक्रीज मींस रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंका, ऑफ यूट्रस, ऑफ योर अदर वेयर एवर दे आर प्रेजेंट। तो बीटा 2 स्टिमुलेंट आपके पैरास्थमा में काम आ गए, आपके यूट्रस के अंदर उसकी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस में काम आ गए। तो वो जहां 2 है वहां पर इफेक्ट उसका नेगेटिव है। नेगेटिव का मकसद है कि वो कंट्रैक्टिंग नहीं, रिलैक्सेशन। तो जहां अल्फा 2 है, अल्फा 1 का इफेक्ट जो है, जहां जहां अल्फा 1 मौजूद होगा वहां कंस्ट्रक्शन हो, जहां जहां अल्फा 2 मौजूद होगा वहां इफेक्ट उसका इनहिबिटरी टाइप होगा, रिलैक्सिंग होगा। अब रिलैक्सिंग होगा जब स्मूथ मसल पे होगा ना, अल्फा 2 स्मूथ मसल पे तो है ही नहीं। अल्फा 2 2 जगहों पर है, एक जो है वो आपके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वेसोमोटर सेंटर पर। जब अल्फा 2 आपके अल्फा 2 एगोनिस्ट इस्तेमाल होंगे और सेंट्रली कंट्रोल्ड, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वेसोमोटर सेंटर पर अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेंगे, तो अल्फा 2 पर वहां पर जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है। और अगर ये पेरिफेरली काम करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा पेरिफेरली, कि वो भी ब्लॉक हो जाएगा। उधर कैसे ब्लॉक हो जाएगा ये आपको पता है ना, ये आपका जो न्यूरॉन है, आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन पर जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है या जो प्री साइनेप्टिक चल होता है, ये आपका पोस्ट गैंग्लियनिक है चले, तो ये पोस्ट गैंग्लियनिक है, ये इफेक्टर आर्गन है, ये स्मूथ मसल है, यहां से आपका कैटेकोलामाइन बाहर आ रहा है, और जब ये साइनेप्स में यहां आ गया तो इस जगह पर मौजूद होते हैं आपके या तो अल्फा 1 रिसेप्टर या फिर बीटा 1 रिसेप्टर या फिर बीटा 2 रिसेप्टर। तो अल्फा 1 का अल्फा 2 किधर होते हैं, अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, ताकि ये कैटेकोलामाइन जो रिलीज हो रहा है अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाए तो रिटर्न इस पे एक्ट करे, और जब इस पे एक्ट करेगा यानी अल्फा 2 पे, तो यहां से जो रिलीज होगी ना फर्दर कैटेकोलामाइन की, वो रुक जाएगी। ये एक तरह से फीडबैक होता है। इसका मकसद है कि अल्फा 2 को तुमने तो स्टिमुलेट किया, लेकिन उसका एक्शन क्या हुआ, स्लो रिलीज ऑफ द कैटेकोलामाइंस। इसका मकसद है कि अल्फा 2 पेरिफेरली यहां एक्ट करता है, और यही जो आपका कैटेकोलामाइन है, यही अगर ब्रेन पे एक्ट करे तो वेसोमोटर सेंटर पर इस जगह पर भी अल्फा 2 है, और इस जगह पर अल्फा 2 है। इसका मकसद है कि वेसोमोटर सेंटर पर जो आउटफ्लो मिलेगा आपको सिंपैथेटिक नर्वस, वो भी फिर कम हो जाएगा। तो ये फ्लो कम होने की वजह से यहां पर आपका ओवरऑल सिंपैथेटिक फ्लो कम हो जाएगा, और सिंपैथेटिक फ्लो कम होने की वजह से आपका जो ओवरऑल टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा। क्लोनिडीन ऐसे करता है। तो ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है टू डिक्रीज द सिंपैथेटिक फ्लो फ्रॉम योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स वेसोमोटर सेंटर, and this will lead here to the decreased peripheral resistance and to normalize the blood pressure, अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो। लेकिन जाहिर है, अब देखिए सेंट्रली कंट्रोल्ड आप सिंपैथेटिक फ्लो आप रोकना चाहते हो तो ओवरऑल इतना सिंपैथेटिक फ्लो रुक जाएगा कि इवन आपके सिर्फ साइड इफेक्ट्स, आपको ब्लड प्रेशर आपका फॉल हो जाएगा, लेकिन बाकी भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल्ड है यहाँ पे। ये पेरिफेरल हम देखिए, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करने वाली ड्रग हमने ईजाद की हुई है। ये तो ऊपर से ही ब्लॉक कर रहे हो आप यहां से, तो आप देखिए पूरी बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट्स होंगे। तो यहां पर ये देखें, ये ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन जो रिस्पॉन्ड न करे बाकी सब ड्रग्स के साथ, तब जाके, और इसके इवन ट्रांसडर्मल पैचेस भी अवेलेबल होते हैं जो स्लो रिलीज कराते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसको आप क्विक विथड्रॉल करेंगे ना अगर आप इसकी, तो वेसोमोटर सेंटर के ऊपर आपने इसको ब्लॉक करने के अल्फा 2 स्टिमुलेशन, और एकदम से अगर आप फौरन छोड़ देंगे तो वहां मौजूद जो भी, क्योंकि इसको देखिए वो रिलीज को ब्लॉक कर रहा है, रिलीज को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन उसकी जो अंदर सीक्रेशन है, वो जो उसकी सिंथेसिस है, वो थोड़ी ना को ब्लॉक कर रहा है, तो वहां पर वो स्टोर ज्यादा है,
स्टोर, जैसे ही आपने इसको छोड़ा वो एकदम से कैटेकोलामाइन की वो जो सिंपैथेटिक फ्लो फौरन रिलीज कर देगा और इससे रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसलिए जब भी इसको बंद करना है वो स्लो उसका रिलीज, उसको स्लो टेपरिंग विथड्रॉल करनी है, फौरी तौर पे नहीं करना है। दूसरा इसी ग्रुप का एक और ड्रग है वो मिथाइल डोपा, ये एल्डोमेट के नाम से बहुत सालों से, ये 60-70 साल पुरानी ड्रग होगी। एल्डोमेट बहुत सस्ती ड्रग है, आजकल इस्तेमाल कम ही होती है, पोस्टर हाइपरटेंशन वगैरह। ये भी अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ये खुद तो काम नहीं करेगी, अंदर जाके ये मिथाइल नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी और नॉरेपिनेफ्रिन और अल्फा 2 पे एक्ट सेंट्रली और डिमिनिश कर देगी एड्रीनर्जिक एक्टिविटी इन द वेसोमोटर सेंटर, जैसे ही जैसे उसने किया था। और ये उमूमन यहाँ पर सिर्फ आप देखिए ज़ाहिर है जब वो सिंपैथेटिक स्लो कर देगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम कर देगी तो वो अलर्टनेस भी कम हो जाएगी, इससे सेडेशन और ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन वगैरह। इसके साइड इफ़ेक्ट्स खास तौर पे, एक तो इसका शॉर्ट हाफ लाइफ इतनी शॉर्ट है, मल्टीपल डोजेज। एल्डोमेट शायद मुझे थोड़ा याद पड़ रहा है कि ये 3 टेबलेट्स है, TDS डोज है इसका। अब 3 टेबलेट्स, आजकल कोई दौर ही नहीं है इस चीज़ का, और ये भी एक ड्रग हो सकता है आपको दूसरी ड्रग भी यूज़ करनी पड़े, तो इसका मकसद है कि इसका तो कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। ये मिथाइल डोपा, एल्डोमेट अलग से ड्रग आती है और फिर एल्डोमेट, फिर उसके साथ कोई और ड्रग, फिर 3 दफ़ा आप कौन लेगा जाए। और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, मेनली ये मैनेजमेंट ऑफ खास तौर पे, लेकिन क्योंकि मेनली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि ये खास तौर पे सेफ्टी रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा है, मजबूरन प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत पुरानी ड्रग है, इसकी डेटा मौजूद है। आप देखें कि वुमन जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो कभी भी अनसेफ ड्रग्स जो ना यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि जिनका रिकॉर्ड नहीं है ना, डेटा नहीं है इनकी। ये भी नहीं, एंटीहिस्टामिन में आप देखेंगे रिस्क लेती ही नहीं है, वो सीधा एविल लिख के दे देंगी, वो पुरानी 100 साल पुरानी ड्रग है, डेटा उसकी अवेलेबल है। वो रेजिक्सोरिन को भी अवॉइड करती हैं, ज़ाहिर है उनको सिर्फ सिम्टम्स ठीक नहीं करने होते हैं, उनका ज़ाहिर है वो बच्चे की वेलबींग पर भी उनकी नज़र होती है। तो वो ना आपने देखा होगा कि वो ऐसे एंटीबायोटिक्स पे आप देखेंगे कि वो दूसरी नहीं, सीधी पेनिसिलिन, एमॉक्सिल, ज़्यादा से ज़्यादा एमॉक्सिल, एम्पिसिलिन, सेफलोस्पोरिन वगैरह, ये खास तौर पे सेफलोस्पोरिन भी, एम्पिसिलिन वगैरह, ये खास तौर पे देखेंगे पेनिसिलिन हो रही है। तो ब्लड प्रेशर के अंदर भी ये कोशिश इनकी यही होती है कि सेफ ड्रग जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल हो, डेटा उनकी पूरी मौजूद हो, उनको पता हो कि टेरोटोजेनिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, तो ये फिर वो ड्रग्स इस्तेमाल करते, तो ये बड़ी सेफ है इस हिसाब से। जो अगला और लास्ट ग्रुप है आपका वो है वेजोडायलेटर्स। ये वेजोडायलेटर्स नॉर्मली कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, फौरन डायरेक्टली एक्ट करती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स हैं, खासतौर पर हाइड्रोलिजीन, मिनॉक्सिडिल, नाइट्रोक्लूसाइड, these are all the drugs actually, these are used but not used as a primary use। प्राइमरी में कभी भी कोई फौरन इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर एक्ट है, खास तौर पे आर्टरीज और आर्टीरियोल्स पे खास, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर का, वेन्यूज पे इतना नहीं है जितना आर्टीरियोल्स पर है। ये खास तौर पे ये दोनों ड्रग्स जो हैं मिनॉक्सिडिल और हाइड्रोलिजीन इवन प्रेगनेंसी वगैरह में इस्तेमाल होती है, सेफ है वो, लेकिन प्राइमरी ड्रग नहीं है। और स्पेशल में वुमन आप देखेंगे कि रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट करेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कम कर देगी, तो वुमन देखेंगे कि डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड फ्लो, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इससे रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट हो सकती है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, तो मायोकार्डिक कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा और कार्डियक कंजप्शन बढ़ेगी यहाँ पर, और इससे पेशेंट को इवन अटैक आ सकता है एंजाइना का। तो दिस कैन एक्चुअली हैव एंजाइना और इट कैन एग्रीवेट इवन और कैन ट्रिगर इवन मायोकार्डियल इंफार्क्शन आल्सो, कार्डियक फेलियर वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन उसकी बढ़ जाएगी, और हार्ट फेलियर के अंदर तो हमें ऑक्सीजन कंजप्शन को कम करना होता है। तो ये इसके प्री डिस्पोजिंग इंडिविजुअल्स, खास तौर पर प्री डिस्पोजिंग, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, तो प्री डिस्पोजिंग इंडिविजुअल्स के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, ये खास तौर पे यहाँ, तो ये प्रॉब्लम इसके साथ हैं। अब ये जो हाइड्रोलिजीन वगैरह है ना, ऑलमोस्ट ये कि इनको वुमन क्या करती है, रेनिन वगैरह की सीक्रेशन को भी इवन कम करती है, यार सारी उसको इंक्रीज करती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, फ्लो कम होगा, किडनी को फ्लो कम मिलेगा तो वो रेनिन निकालेगी, और अगर रेनिन निकालेगी तो आप देखेंगे उसके साथ एंजियोटेंसिन वगैरह, फिर एल्डोस्टेरोन, फिर इससे वाटर और सोडियम की रिटेंशन। तो अगर ये मामले रोकने हैं आपको, तो फिर इनको को एडमिनिस्टर करें दूसरी ड्रग्स के साथ। रेनिन को रिलीज कर रही है ना, तो आप रेनिन को रोकने वाली ड्रग लेके आए, जैसे बीटा ब्लॉकर खुद, तो ये को एडमिनिस्टर की जाती हैं उमूमन दूसरी ड्रग्स के साथ। तो हाइड्रोलिजीन को उमूमन बीटा ब्लॉकर के साथ मिला के देते हैं ताकि रेनिन की सीक्रेशन को बढ़ने न दिया जाए, नंबर 1।
दूसरा क्योंकि एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा था, इस वजह से वो वाटर और इसकी रिटेंशन हो रही थी। तुम क्या करो, डायूरेसिस करो इसकी। तो इसका मकसद यह है कि ये अकेली नहीं देंगे हाइड्रोलिजीन, आप देंगे उसको डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर के साथ मिला के। ये को एडमिनिस्टर होती हैं ड्रग। तो ये मैंने खास तौर पे देखा है कि ये 2 ड्रग्स इसके साथ मिला के देते हैं जब हाइड्रोलिजीन यूज हो रही हो तो। और ये वुमन हॉस्पिटल सेटअप में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो फिर ये अब कार्डिक आउटपुट भी कम करेगी, तो फिर रेनिन की सीक्रेशन भी, प्लाज्मा वॉल्यूम भी इसका कम होगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जब ये दोनों ड्रग्स उसके साथ को एडमिनिस्टर करोगे तो इसका ब्लड प्रेशर ये खास तौर पे रिफ्रैक्टरी कंडीशंस हो या फिर इवन हॉस्पिटल सेटअप में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ये आप वहाँ हो सकती हैं यहाँ पर। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर ये इम्यून ड्रग्स इस्तेमाल होंगी। तो दीज आर कॉल्ड द वेजोडायलेटर्स। कभी भी प्राइमरीली वेजोडायलेटर इस्तेमाल नहीं होती, अंडरस्टैंड। तो ये उमूमन ये ड्रग ग्रुप्स हैं जो आपको हाइपरटेंशन में आपको इस्तेमाल करने हैं। तो विद दिस वी आर एक्चुअली फिनिशिंग दिस हाइपरटेंशन। अगली क्लास में हम करेंगे एंजाइना। एंजाइना में हम देखेंगे वहाँ पर स्टेबल एंजाइना में किस तरीके से वर्क करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना कैसे है, वेरिएंट एंजाइना क्या है, उसको हम देखेंगे और कहाँ कहाँ कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। और ये करके फिर हम आएंगे हार्ट फेलियर पे, कार्डियक फेलियर, उसके बाद एरिथमियास। तो ये 3-4 हैं। और उसके बाद जो हार्ट के पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में और ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे एंटीलिपिडेमिक्स, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में एंटीकोआगुलेंट्स, ये भी इसी चैप्टर के अंदर है। तो फिर इनको हम वहाँ पर भी हम कंप्लीट करेंगे।